गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक इतिहास जो पार्ट 3 नाजीवाद और हिटलर का पार्ट 2 करेंगे। वर्कशीट नंबर 44 हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी 43। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है, इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उसके बाद जो जर्मनी पर वर्साय की जो संधि लगाई गई थी, उसके बाद जर्मनी की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसमें क्या कहा गया वो हम देखते हैं। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। यानी जो युद्ध का जो जुर्माना थोप दिया गया था, उससे जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर कैसी भावना आ गई थी, अपराध बोध की। यानी उन्होंने जैसे किसी प्रकार का कोई अपराध किया है। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अधिक अपंग हो चुके थे, और राष्ट्रीय स्तर के अपमान के साथ जो जुर्माना चुकाने की वजह जो थी, उसके स्तर पर आर्थिक स्तर पर भी यानी पैसों के मामले में अपंग हो गए थे। यानी उनके एक प्रकार से जैसे अपंग होने का मतलब उनको काफ़ी भारी नुकसान हो गया था, उनकी जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनको खुलेआम मजाक उड़ाया गया था। यानी वाइमर गणराज्य की जो हिमायती थे ना, उनको नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम, नवंबर में जो घटना हुई थी उस आधार पर उनको नवंबर के अपराधी कहकर क्या किया गया था, उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा था। यानी जो मनोदशा, यानी जो स्थिति चल रही थी, 30 का जो दशक चल रहा था, समय चल रहा था 1930 का, के शुरुआती राजनीतिक घटना जो क्रम था, यानी घटना चक्र जो चल रहा था, जो घटनाएं घटित हो रही थी, उस पर गहरा असर पड़ा था। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। यानी जो समाज में जो सिपाही थे ना, उनको आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान था। यानी उनकी रिस्पेक्ट की भावना से देखे जा रहे थे वो लोग। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए, मृदाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई थी, कम महत्व की हो गई थी। यानी इसमें क्या कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने सारी चीज़ें क्या हो गई थी। यानी उनके जर्मन लोगों के सामने सबसे पहली कौन सी चीज़ थी, राष्ट्रीय सम्मान वाली बात, और इस बात के सामने बाकी सारी जो चीज़ें थी वो क्या हो गई थी, कमतर थी। तो ये हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के लोगों के मन में क्या भावनाएं थी, उसके बारे में कहा गया है। अब दूसरा टॉपिक है इसमें कि नए राजनीतिक विचारों का उदय। नए नए राजनीतिक विचार आ रहे थे अब जर्मनी के अंदर, तो उदय हो रहे थे। उदय मतलब कि जन्म हो रहा था, तो उनके बारे में है। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर, यानी जो जर्मनी में जो क्रांति हुई थी वो किससे प्रेरित थी, जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवितें बनाई गई। यानी जो रूसी क्रांति हुई थी उससे प्रेरणा लेकर वहाँ पर क्या बनाई गई, मजदूरों और नाविकों की सोवितें बनाई। सोवित मतलब संघ बनाए गए। समाजवादियों और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। और ये जो वर्ड दिए गए बेटा, क्या कि ये जो समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट, ये एक प्रकार की विचारधारा होती है। जो विचारधारा के होते हैं उनको इन गुटों में रखा जाता है। समाजवादी विचारधारा के, डेमोक्रेट्स विचारधारा के और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। यानी वाइमर जो राज्य चल रहा था जर्मनी में, उसके राजनीतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। अब आगे कहा गया कि स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। जो स्पार्टकिस्ट थे उन्होंने जर्मनी में किसकी नींव डाली, कम्युनिस्ट की नींव डाली, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद, कम्युनिस्ट का अर्थ होता है साम्यवादी। इस वर्ड को आप बस अभी याद कर लो, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बड़ी क्लासों में। और समाजवादी एक दूसरे से कटकर दुश्मन हो गए थे। और समाजवादी जो थे एक दूसरे से कटकर यानी अलग होकर दुश्मन हो गए थे। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोलेंगे। यानी उन्होंने क्या कहा कि हम इनकी हिटलर के साथ मिलकर कभी भी साझा यानी सहयोग नहीं करेंगे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे थे। यानी क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे मतलब कि दोनों साइड के जो लोग थे वो रेडिकल जो समाधानों के खिलाफ आवाज़ उठाना, यानी जो समाधान होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए, रेडिकल समाधान होना चाहिए। इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि जो नए राजनीतिक विचार आ रहे थे वो किस प्रकार से थे। अब तीसरा पॉइंट है आर्थिक संकट।
आर्थिक संकट में क्या कहा गया है, पहला आगे पढ़ते हैं। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो युद्ध लड़ सके, तो उसने पहले देखो क्या आर्थिक संकट क्या है, पहले तो उसने कर्जा ले लिया। युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा और हजारों मुद्रा मतलब रुपया पैसे जो होते हैं में हर्जाना भी भरना था, यानी जो उसके ऊपर हर्जाना लगा था वो भी भरना था। यानी पहला उसके ऊपर क्या था, आर्थिक संकट के तौर पर पहले क्या देखेंगे, कर्जा ले लिया। दूसरा क्या करेंगे, उसने हर्जाना भरना था स्वर्ण मुद्रा के रूप में। और इसी दोहरे बोझ से जर्मनी में स्वर्ण भंडार लगभग क्या हो गए, समाप्त की स्थिति पर आप पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जब एक इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, कर्ज चुकाने से मना कर देता है। उसी प्रकार जर्मनी देश ने भी कर्ज चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब क्या करें कि जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क, यानी जो हमारे यहाँ की जो से मुद्रा मूल्य है, तो जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है, मार्क है। तो उनकी मुद्रा का क्या होगा, मूल्य तेजी से गिरने लगा, यानी उसकी मुद्रा की कीमत नहीं रही जर्मनी में विश्व स्तर पर। दिसंबर 1923 ईस्वी तक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे थे, यानी $1 के मुकाबले खरबों आप क्या ले सकते हो, मार्क ले सकते हो। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। तो वहाँ पर जैसे मार्क का मूल्य गिरने लगा, तो जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनका मूल्य दाम बढ़ने लगा। इसी संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या लिखोगे कि जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और 1923 में $1 के ने खरबों मार्क मिलने लगे। और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जर्मनी चीज़ों की में जो जर्मन में जो चीज़ें थी उनकी कीमत जो है आसमान छूने लगी। आसमान छूने का मतलब बहुत उनका मूल्य बढ़ जाना। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ रही थी तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो ठीक है, ये अति मुद्रास्फीति वाला क्वेश्चन बन गया आपके यहाँ से। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया, यानी जर्मन इस तरह का देश बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, तो इसमें हस्तक्षेप करना किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा किया गया, अमेरिकी देश के द्वारा किया गया। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना शुरू की, एक योजना प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको क्या कहा जाता है, डॉव्स योजना। इस योजना में जर्मन के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यानी इस योजना में, यानी जो डॉव्स योजना थी, इस योजना के तहत जर्मन को आर्थिक संकट दूर करने के लिए, यानी इस स्थिति से बचाने के लिए उनके ऊपर जो जुर्माने लगाए गए थे उनकी शर्तों को दोबारा रिवाइज किया गया, उनको मतलब वापस से देखा गया उन शर्तों को दोबारा से। आगे कहा गया कि जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका के लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार, ये मार्केट है, वॉल यानी गली होती है, स्ट्रीट एक्सचेंज, तो शेयर बाजार में धराशायी हो गया। यानी क्या कहा गया, 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। यानी जो अमेरिका की तरफ से जो जर्मनी को मदद मिल रही थी वो बंद हो गई, क्योंकि 1929 में क्या हुआ था, अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो एकदम से धराशायी हो गया। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यानी विश्व स्तर पर बिल्कुल मंदी आ गई थी, कोई मतलब मार्केट में कोई उछाल नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं था। तो इस जो मंदी का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन से देश पर पड़ा था, जर्मनी पर पड़ा था। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था, यानी पूरे जर्मनी में ही नहीं, ये 1929 और 32 की जो मंदी है इसका लगभग सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, क्योंकि वह उनको कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। जहाँ डेमोक्रेसी थी वो इसका कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी मंदी का, जो आर्थिक मंदी चल रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया था। और जर्मनी, पूरे देश का मतलब ये जर्मनी से बात की गई है। राजनीतिक अस्थिरता यानी कोई लीडर नहीं बचा था जो जर्मनी में, और नेतृत्वहीनता यानी लीडरशिप नहीं थी, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसका क्या कहा गया है, का माहौल हो गया था, यानी ऐसी स्थिति व्यवस्था बन गई थी। तो इस प्रकार जो हमारी जो वर्कशीट है 44, इसमें हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, यानी जर्मनी की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या थी। दूसरा टॉपिक था इसमें नए राजनीतिक विचारों का उदय किस प्रकार से हुआ, और फिर क्या क्या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जर्मनी देश को। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का आर्थिक प्रभाव पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए, तो देखो ये क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो गया, क्या आर्थिक प्रभाव हुए।
वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, ये भी क्वेश्चन हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो सारे लगभग क्वेश्चन इसमें पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।